ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 22 सॉल्व करेंगे आईटी सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalIT.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी globalIT.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटी कोड, नॉर्मली आपके फोन में दिखाई नहीं देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको आईटी कोर्स वाले ऑप्शन को चूज करना है। जैसे चूज करेंगे नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे फिटर थ्योरी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर। आपको सेकंड ईयर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से मिलेगा। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू। यहाँ पे 4-5 पार्ट अपलोड है, किसी पार्ट पे भी क्लिक करेंगे आप इस तरह से और बिल्कुल आसानी से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। हम लोग चलेंगे आज अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कपलिंग का नाम क्या है या कपलिंग यहाँ पे दे रखा है, पूछ रखा है यह कौन सा कपलिंग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो कपलिंग है हमारी यहाँ यूज की गई है और यहाँ यूज की गई है, दो कपलिंग यूज की गई है। और यह जो है वाहन का प्रोपेलर सॉफ्ट है या क्या आपका वाहन प्रोपेलर सॉफ्ट है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में जो हमारी रियर व्हील ड्राइव होती है, रियर व्हील ड्राइव का मतलब है जिनका पिछला पहिया इंजन के द्वारा चलता है। आपकी कार वगैरह में भी देखेंगे ज्यादातर हमारे फ्रंट व्हील ड्राइव वाले होते हैं, क्योंकि इंजन हमारा आगे ही होता है कार में, तो वही आगे वाले पहिए को इंजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इंजन भले ही कहीं पर भी हो, लेकिन हम उसके द्वारा पिछले पहिए को कनेक्ट करके चलाते हैं। इंजन के द्वारा किस पहिए को चलाते हैं, पिछले पहिए को चलाते हैं, तो उसे रियर व्हील ड्राइव बोला जाता है कि पिछला पहिया चल रहा है इंजन के द्वारा। तो जहां पे रियर व्हील ड्राइव होता है ना, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है वहां पे आगे से पीछे वाले व्हील को चलाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट लगाते हैं। और उस प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग जो यूज करते हैं उसको हुक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वही आपका वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पे इधर हुक कपलिंग और इधर हुक कपलिंग या कह लीजिए यूनिवर्सल कपलिंग यूज किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया अभी तक कि ये दो, मतलब ये पहले भी हम लोग का आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कि हमने बात किया था कि यह जो होता है फोर्क टाइप होता है, दो चिमटा या फोर्क टाइप होता है, एक फोर्क ऐसे एक फोर्क ऐसे, दोनों में इधर इधर होल बना होता है, इसमें भी ऊपर नीचे होल बना होता है। दोनों फोर्क को आपस में ऐसे विपरीत दिशा में लगा के डालते हैं और इनके बीच में एक हमारा क्या होता है, क्रॉस होता है, जिसमें 4 भुजाएं निकली होती है ऐसे क्रॉस टाइप का। तो दोनों फोर्क को लगा करके बीच में क्रॉस लगा देते हैं, जैसे दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग या फिर क्या होता है, हुक कपलिंग होता है। ठीक है, यह लगभग हमारा जो होता है 40 डिग्री तक का डिफरेंशिएशन को सहन कर सकता है। कितने, 40 डिग्री। अगर शाफ्टों में क्या हो, एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो, तो वहां पर हमारा काम कर जाता है 40 डिग्री तक के लिए। मतलब शाफ्ट हमारे बिल्कुल अलाइन होने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पे हमारा इसको यूज किया जाता है। तो ये जो दिया था किसका था, यूनिवर्सल कपलिंग का था। स्लिप कपलिंग क्या होता है, देखिए स्लिप कपलिंग को हम लोग सेफ्टी कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सेफ्टी कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। सेफ्टी कपलिंग क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्लिप कपलिंग है, जो फिगर मैंने दिखा रखा है, ये स्लिप कपलिंग या सेफ्टी कपलिंग का है। इसमें जो दोनों साइड चकत्ती लगी होती है, जो दोनों साइड डिस्क लगा होता है ना, डिस्क पे कुछ इस तरह से दांते कटे होते हैं। इधर या स्प्रिंग के प्रभाव में, इधर वाले जो डिस्क है स्प्रिंग के प्रभाव में रहती है और इधर वाला नॉर्मल हमारा पिन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जब यह स्प्रिंग के प्रभाव में रहते हैं तो ये दोनों शाफ्ट आपस में जुड़ जाते हैं इस कपलिंग के द्वारा। इस कपलिंग यह जो आपस में पावर को ट्रांसमिट करेंगे, तो इन दोनों जो हमारे डिस्क है, इन डिस्क में क्या थोड़े दांते टाइप के कटे हुए हैं, तो इनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसी की वजह से इस पे पावर ट्रांसमिट होगी। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी यह शाफ्ट है, शाफ्ट की जो घूर्णन गति है, जो हमारी चकत्ती डिस्क या शाफ्ट की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति क्या हो, इनके बीच, इन दांतों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे अधिक अगर घूर्णन गति हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में स्लिप कर जाएंगे। स्लिप करने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए स्लिप नहीं करते, घूर्णन गति ज्यादा हो जाता, तो जिस मशीन पार्ट को आप घुमा रहे हो उसमें टूट फूट हो जाता, आपका नुकसान हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है, स्लिप कपलिंग क्या करता है, जब भी घूर्णन गति इनके फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो ये आपस में स्लिप कर जाते हैं और पावर को ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो मशीन है वो टूट फूट से बच जाती है। इसीलिए इसको हम लोग स्लिप कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि स्लिप कर जा रहा है, अधिक घूर्णन गति अधिक होने पर क्या हो रहा है, इनके फ्रिक्शन से घूर्णन गति अधिक हुआ तो आपस में स्लिप कर जाते हैं, इसलिए स्लिप कपलिंग कहते हैं। या सेफ्टी कपलिंग भी कहते हैं कि इसने नुकसान होने से बचा लिया।
प्लेट कपलिंग क्या है आपका, तो देखिए ये फिगर हमारा प्लेट कपलिंग का, ये जनरली हमारा यूज किया जाता है ना, देख रहे हैं इधर एक कपलिंग है, एक कपलिंग, दोनों कपलिंग को 60 पर की के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इधर वाले 60 पर इस कपलिंग को की के द्वारा जोड़ दिया गया, इधर वाले 60 पर इस कपलिंग को की द्वारा जोड़ दिया गया। दोनों कपलिंग में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं नट बोल्ट होल बना होता है, नट बोल्ट के द्वारा आपस में टाइटली फिक्स कर दिया जाता है। तो जो हमारा प्लेट कपलिंग होता है, स्पेशली हम लोग यूज करते हैं दो शाफ्टों को पूर्ण रूप से अलाइनमेंट में लाने के लिए। जब दो शाफ्टों को पूर्ण रूप से अलाइनमेंट में लाना, एक सीध में लाना हो, तो वहां पर हम लोग प्लेट कपलिंग यूज कर लेते हैं। क्लैंप कपलिंग का जो यूज होता है हमारा ना, यह यूज होता है टेक्सटाइल मिल्स में। यह जो फिगर आपको दिख रहा है क्लैंप कपलिंग का, कहां यूज होता है, टेक्सटाइल मिल्स में। टेक्सटाइल मिल का मतलब होता है कपड़ों का मिल, कपड़ा मिल जहां कपड़े बनते हैं ना। टेक्सटाइल मिल्स में क्या के लिए, कपड़े के मिल में हमारा क्या यूज होता है, ये क्लैंप कपलिंग हमारा यूज होता है। और ये कैसे है, तो देख रहे दो शाफ्ट होती है, इसको हम तभी यूज करेंगे जब दोनों हमारी शाफ्टें बिल्कुल अलाइंड हो, एक सीध में हो, तभी क्लैंप कपलिंग यूज होगा। तो दोनों शाफ्टों को एक सीध में कर करके, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो अर्ध भाग होते हैं, अर्ध बेलनाकार भाग होते हैं, आधा भाग ऊपर है, आधा भाग नीचे है। दोनों में देखिए यहाँ पे बोल्ट के लिए छिद्र दे रखा है, इधर भी छिद्र बना रखा है, वैसे ही इसमें भी दोनों साइड छिद्र बना हुआ है। और इसमें क्या अर्धवृत्ताकार खांचा, इसमें भी कटा, इसमें भी कटा हुआ है, तभी तो शाफ्ट इसके अंदर आएगी। तो एक नीचे से लगा दिया जाएगा, एक ऊपर से, ऊपर नीचे दोनों लगा करके, जो होल बना हुआ है इसमें यह बोल्ट डाल करके ऊपर से नट लगा करके टाइट कर देते हैं, इन दोनों शाफ्टों को आपस में जोड़ देती है। यही हमारा क्या है, क्लैंप कपलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये सब पहले भी वैसे आ चुका है। कह रहा है कि कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। अयस्क का मतलब मैंने आपको बताया था, अयस्क का मतलब और होता है जो हमें प्राकृतिक में खनिज रूप में मिलते हैं। उन अयस्कों को शुद्ध करने पर ही उनसे हमें फेरस या नॉन फेरस मेटल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के अयस्क होते हैं, सभी फेरस या नॉन फेरस मेटल के। तो यहाँ पे पूछा है कि एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम कौन से अयस्क से प्राप्त होगा, तो देखिए पहला तरह का पायराइट, नहीं हमें मालूम है पायराइट और मैलेकाइट। क्या मालूम है, पायराइट हो और क्या हमारे पास मैलेकाइट हो, पायराइट हो और मैलेकाइट हो, इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है, कॉपर मिलता है, तांबा। मैलेकाइट से हमें 55% कॉपर मिलता है, पायराइट से हमें 32% कॉपर मिलता है। उसके बाद बात आती है किसकी, ब्लेंड की। तो यह ब्लेंड क्या है, तो देखिए जो ब्लेंड है ना, इसके कई सारे अयस्क है। देखिए एक होता है जिंकाइट, क्या होता है, यह भी मैं पहले बता चुका हूं, जिंकाइट होता है, जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड, ठीक है, कैलेमाइन, कैलेमाइन और फ्रैंकीनाइट, फ्रैंकीनाइट। ठीक है, जो जिंकाइट है इससे हमें जिंक जो प्राप्त होता है 80% प्राप्त होता है, जिंक ब्लेंड से हमें जो है 67% जिंक प्राप्त होता है, कैलेमाइन से 54% जिंक प्राप्त होता है और फ्रैंकीनाइट से 6.18% जिंक प्राप्त होता है। यह किसके हो गए, इसका मतलब जो ब्लेंड को ही, जिंक ब्लेंड को ही ब्लेंड यहाँ पे लिख दिया है। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, तो इससे हमें जिंक प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, जिंक प्राप्त होगा। जबकि पायराइट से क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। जब यहाँ एल्युमिनियम पूछा गैलेना, तो देखिए गैलेना के अलावा हमारे पास एक दो और अयस्क है। गैलेना कह लीजिए, लेड सल्फाइड कह लीजिए, क्या कह लीजिए, लेड सल्फाइड कह लीजिए, या फिर लेड ग्लांस भी होता है, क्या, लेड ग्लांस भी होता है। यह तीनों अयस्क है, इन तीनों अयस्क से हमें क्या मिलता है, इन तीनों अयस्क से हमें मिलता है लेड, सीसा। ये तीनों किसके अयस्क है, सीसा के अयस्क है। ठीक है, सबका पता चल गया। बचा क्या, लास्ट बचा बॉक्साइट। तो पूछा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण, देखिए एल्युमिनियम क्या, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो वही एल्युमिनियम का पूछा भी था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता, टीन का कंपोजिशन क्या होता है। तांबा का पूछा है, जस्ता का पूछा है और तीन का कंपोजिशन पूछ रखा है कि किस परसेंटेज में मिलाया गया। तो किसमें, लेडेड गन मेटल, सिर्फ गन मेटल कहता, सिर्फ गन मेटल कहता। तो गन मेटल का मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गन मेटल सिर्फ कहता। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा कॉपर जो होता है, कॉपर होता है हमारा कितना, 88%। कॉपर कितना होता है, 88%। टीन कितना होता है, टीन हमारा 10% होता है, टीन हमारा इसमें 10% होता है। 88 10 98 हो गया। लास्ट बच गया क्या हमारा, जिंक। जिंक हमारा कितना होता था, जिंक हमारा 2% होता है। अगर इन तीनों को, मतलब कॉपर, टीन, जिंक को 88 10 2 के मात्रा में मिलाएं, तीनों को मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। तो इस मात्रा में मिलाने पे जो मटेरियल तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गन मेटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सी वाला था अभी, कॉपर 88%, जिंक 2%, टीन 10%। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें गन मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, गन मेटल मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे गन मेटल का नहीं पूछ रहा है, लेडेड गन मेटल कह रहा है। लेडेड का मतलब शीशा युक्त गन मेटल,
तो जिसमें लेड की भी मात्रा होगी, इसका मतलब लेडेड गन मेटल मतलब लेड की भी मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पे है ना, कॉपर के साथ हमारा जिंक और टिन तो थे ही, क्योंकि कॉपर जिंक टिन तीनों मिलेंगे तभी हमें गन मेटल प्राप्त होगा। लेडेड है तो मतलब शीशा भी होना चाहिए, तो देखिए इसमें शीशा भी है। बाकी इसमें देखिए कॉपर है, शीशा है, टीन है, जिंक तो है ही नहीं, तब वो हमारा कहाँ, ये हमारा गन मेटल बनेगा नहीं। इसमें कॉपर शीशा टीन है, इसमें भी जिंक नहीं है, तो इसमें भी हमारा गन मेटल नहीं मिलेगा। इसमें कॉपर जिंक टीन तीनों है तो गन मेटल तो बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला लेडेड गन मेटल। लेडेड का मतलब जो लेड युक्त हो, शीशा युक्त हो, तो भाई ये गन मेटल तो बन गया लेकिन लेडेड वाला नहीं बना। तो हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें कॉपर जिंक टीन के अलावा लेड भी हो, शीशा भी हो। तो अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो इस ऑप्शन से भी काम बना सकते हैं दिमाग लगा करके कि भाई गन मेटल है तो गन मेटल में क्या कॉपर जिंक टीन होगा, लेडेड है तो शीशा भी होना चाहिए। किसमें चारों ऑप्शन है, तो लास्ट वाले में देखिए चारों चीजें अवेलेबल है, कॉपर है, शीशा है, जिंक है, टीन है। बस परसेंटेज बदल गया है, कॉपर 85% हो गया, बाकी जो लेड जिंक टीन बचे वो 5% होते हैं। ये हमारा लेडेड गन मेटल होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होते हैं, जिसमें क्या कॉपर और जिंक होता है। यह चीज भी मैं आपको पहले बता रखा हूं कि कॉपर प्लस जिंक, कॉपर जिंक मिलकर के बनाते हैं क्या, ब्रास। क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं, जिसे हम लोग पीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। वहीं पे बात किया जाए कॉपर प्लस टीन का, तो कॉपर जिंक के अलावा अगर हम कॉपर टीन मिला देंगे तो हमारा बन जाता है क्या, ब्रॉन्ज। क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है, जिसे हम लोग कांस्य से कहते हैं, या कहीं कहीं कांसा भी लिखता है। ठीक है, कांस्य या फिर कहीं कहीं कांसा लिख देता है। ठीक है, तो ये हो गया, कॉपर जिंक से ब्रास बनेगा, कॉपर टीन से ब्रॉन्ज बनेगा। जब हमने तीनों मिला दिया, कॉपर के साथ जिंक और टीन तीनों मिला लिया, कॉपर जिंक टीन जब हमने तीनों मिला लिया था तब बन गया था हमारा क्या, गन मेटल। क्या बन गया था, गन मेटल। चलिए क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पूछा था उसका जिसमें तांबा और जस्ता होते हैं, तांबा जस्ता, जिसमें सॉरी क्या पूछा, ठीक है तांबा और जस्ता। तो कॉपर जिंक कहिए, कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा कहते हैं, जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं। ये जस्ता हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तांबा हो गया। तो तांबा जस्ता मिलकर के क्या बना रहे हैं, पीतल बना रहे हैं, ब्रॉस बना रहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गन मेटल कब बनता है, जब तीनों मिला देते हैं। तो सबका मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्ट के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। देखिए इसका पूछ रहा है, यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, यह हमारे पहले ड्राइव आ चुकी है। ठीक है, यह देखिए इसमें क्या होता है, फ्लैट पुली, सॉरी एक फास्ट पुली होती है और एक लूज पुली होती है। फास्ट पुली जो रहती है वह हमारा की से शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है। जो फास्ट पुली होगी वह की के साथ की से शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगी, मतलब शाफ्ट घूमेगा तो वह पुली भी घूमेगी। और जो लूज पुली होती है वह शाफ्ट के साथ की से कनेक्ट नहीं रहती है, मतलब वह शाफ्ट पे फ्रीली घूमती है, वो शाफ्ट के साथ नहीं घूमती है, अपना फ्रीली रूप से रहती है, वो शाफ्ट के साथ घूमती नहीं है। जबकि फास्ट पुली हमारी शाफ्ट के साथ घूमती है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम पहले यूज किया जाता था, जब एक ही मशीन से हम लोग ढेर सारी, मतलब एक मशीन होती थी, मान लीजिए डीजल इंजन हो गया, उससे हमने एक बड़ी शाफ्ट पे क्या कर दिया, एक बड़ी शाफ्ट पे पावर को ट्रांसमिट कर दिया। अब उस बड़ी शाफ्ट पे, लंबी शाफ्ट पे क्या, लंबी शाफ्ट से 4-5 मशीनें एक साथ चल रही है। हमने क्या किया, एक डीजल इंजन लिया, हमारा डीजल इंजन हो गया, इससे क्या किया, इससे यहां से पावर कनेक्ट करा दिया एक लंबी सी बड़ी सी शाफ्ट पे। यहां से पावर कहां आ गया, एक लंबी सी बड़ी सी शाफ्ट पे आ गया। अब इस शाफ्ट से हम लोग 3-4 मशीनें चला रहे हैं, एक मशीन यहां कनेक्ट करके चला रहे हैं, एक मशीन यहां कनेक्ट करके चला रहे हैं, एक मशीन यहां कनेक्ट करके चला रहे हैं, एक मशीन यहां। अब समझ लीजिए, इससे इस मेन जो पावर सोर्स हमारा, इससे एक बड़ी लंबी शाफ्ट को चलाया, उस लंबी शाफ्ट पे 3-4 मशीनें चला रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी एक मशीन को बंद करना हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमें पूरी मशीन बंद कर, पहले जाकर डीजल इंजन बंद करते, फिर इसका बेल्ट उतारते, तब जाकर के यह अलग होता, बंद होता ना। तो इसमें क्या होता, बाकी मशीनों का नुकसान हो जाता था। तो पहले के समय में यह होता था, तो ऐसे पहले जब इस टाइप का जंजाल बिछा होता था पट्टों का, तो उस समय हम लोग फास्ट एंड लूज पुली यूज करते थे, कि जब मशीन चल रही होती थी तो वो फास्ट पुली होती थी। देखिए पूरा डार्क दिखाया गया ना, जो डार्क वाली लाइन है तो यह फास्ट पुली वाला है। तो यहाँ साइन देखिए, अगर सामने से पूछेगा कि ये कौन सी पुली है, तो हम बोलेंगे क्या, यह फास्ट पुली है। कौन सी पुली है, फास्ट पुली है। और वैसे ही जब ये सामने से पूछे कि यह क्या है हमारा, तो वही देखिए पूछा भी है एक्स के रूप में, तो इधर वाली हमारी लूज पुली होती है। क्या होती है, लूज पुली होती है। और जब साइड से पूछे कि ये कौन सी पुली है, इस तरह से, ये तो सामने से हो गया कि ये फास्ट वाली पुली होगी, क्योंकि पूरा इसमें क्या लगातार लाइन है, कंटिन्यू लाइन बनी हुई है। और ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट है मतलब ये घूमेगी नहीं साथ में शाफ्ट के। भाई डॉट डॉट लाइन क्यों है कि ये फ्रीली यहाँ पे हमारे अवेलेबल है, घूमेगी नहीं शाफ्ट के साथ, और ये शाफ्ट के साथ घूम रही है ये वाली पुली, और इसमें बेल्ट भी इसलिए दिखा रहा है चलता हुआ, तो हमारा फास्ट पुली, और जो नहीं घूमेगी वह लूज पुली।
साइड से पूछे कि इधर पुली कौन सी है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, इधर जो पुली यूज की गई है तो ये ऐसे क्राउन टाइप की है, मतलब ऐसे उभार लिए हुए है। इस साइड दोनों पुली जो यूज की गई हैं ये बीच से क्या है, ऐसे है हमारी, बीच से हमारी उभार लिए हुए ऐसे हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में उभार ली हुई पुली होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन पुली। या इसलिए उभार ली हुई होती है जिससे हमारा बेल्ट सेंट्रलाइज रहे, केंद्र में रहे, स्लिप ना करे। तो इधर जो दोनों पुली होती है क्राउन पुली यूज की जाती है। और इस साइड की फिगर में देखेंगे ना, अगर आपको इसमें फिगर ना, तो फिगर में भी पता चल जाएगा कि ये क्राउन लिए हुए बनाया गया है। और इधर देखेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन खींची गई, इधर वाले में क्या है, बिल्कुल सीधी है, मतलब फ्लैट पुली है। इधर इधर क्राउन पुली है और इधर बिल्कुल फ्लैट पुली है। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें फिगर क्लियर दिख जाएगा, अगर वीडियो में ना दिख रहा हो तो अगर इधर वाली को पूछ देता कि भाई यह कौन सी पुली है, तो हम लोग कहते हैं फ्लैट ड्राइव पुली है। कौन सी पुली है, फ्लैट वाली है, तो फ्लैट ड्राइव पुली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारी। इसमें मशीन चल रही होती थी, जब मशीन को बंद होना कर 4-5 मशीनें से चल रही है, जिस मशीन को बंद करना है हम थोड़ा सा कोई यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हम लोग यहाँ पे क्रोबार वगैरह इस टाइप का कोई हम लोग डंडा वगैरह लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको उधर को शिफ्ट करते हैं और बेल्ट हमारा चलती हुई मशीन पे इधर से इधर हल्का सपोर्ट करते हैं, या स्लिप करके इस पे आ जाता है, इस पे आ जाता है, मशीन बंद हो जाती है। क्योंकि यह वाली जो पुली है शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो चलती हुई अवस्था में मशीन को चालू और बंद करने के लिए हम लोग फास्ट एंड लूज पुली यूज करते थे। तो यहाँ पे पूछा था कि यह कौन सी है, तो यह कौन सी है, लूज पुली। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लूज पुली। बाकी फास्ट पुली, क्राउन पुली, फ्लैट ड्राइव पुली क्या है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। एलिगेटर टाइप का मतलब हो गया कंघी नुमा। एलिगेटर टाइप का मतलब क्या, कंघी नुमा जो होते हैं उनको हम लोग एलिगेटर टाइप कहते हैं। यह ज्यादातर हमारा उद्योगों में यही प्रचलित था। जो भी हमारा बेल्ट फास्टनर था तो उद्योगों में हमारा ज्यादातर एलिगेटर टाइप वाला बेल्ट फास्टनर प्रचलित था। ठीक है, तो वही पूछा है कि एलिगेटर टाइप जो हम बनाते हैं, तो यह फिगर मैंने ले रखा है एलिगेटर टाइप का। मैंने आपको बताया कि देख रहे हैं यहाँ पे कंघी नुमा या एलिगेटर हमारा फास्टनर होता है। ये दोनों बेल्ट है, ये दोनों क्या है, बेल्ट है। इन दोनों बेल्टों को आपस में जोड़ना है, उसके लिए हमारा फास्टनर है। यह एक पिन होती है, यह जो बीच में है क्या है हमारी, यह बीच में जो लगी हुई है हमारी यह पिन है। क्या है, यह पिन है हमारा। और यह दोनों क्या है, हमारे फास्टनर है। क्या है, हमारे फास्टनर है। फास्टनर जो हमारा फास्टनर मतलब बांधने वाला। ठीक है, तो फास्टनर किसका बना होता है, फास्टनर बना होता है स्टील शीट का। किसका बना होता है, स्टील की शीट का। जबकि अगर यह पिन पूछता, पिन किसका बना हुआ है, पिन बना होता है माइल्ड स्टील का। पिन किसका बना हुआ है, माइल्ड स्टील का। लेकिन क्वेश्चन में किसको पूछ रहा है, फास्टनर को पूछ रहा है, किस मेटल का, तो फास्टनर स्टील शीट का बना होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, स्टील की शीट का बना होता है। यहाँ पे देखिए कंघीनुमा होता है, तो इधर या देखिए कंघीनुमा है, इधर वाले बेल्ट पे लग जाएगा, ये वाला इधर वाले बेल्ट पे लग जाएगा। फिर दोनों को नजदीक लाया जाएगा, इस तरह से आपस में अंदर चले जाएंगे। यह इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंट्री कर जाएगा। फिर बीच में क्या, जो रॉड है इनके बीच में रॉड डाल दी जाएगा, तो आपस में फंस जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्स के द्वारा चिन्हित गियर तत्वों के नाम बताएं। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि गियर का मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था जो सबसे ऊपर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको अडेंडम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला जो है अडेंडम, अडेंडम सर्कल। सबसे नीचे वाला जो था मैंने बताया था कि भाई यहीं से दाता बनना शुरू हो रहा है ना, तो इस दाते का क्या, यह जड़ है, इसीलिए हम लोग जड़ है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट सर्कल। क्या बोलते हैं, रूट सर्कल, रूट सर्कल या फिर डिडेंडम सर्कल भी बोलते हैं, डिडेंडम, डिडेंडम सर्कल। ठीक है, और भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अडेंडम सर्कल हो गया सबसे ऊपर, डिडेंडम सर्कल सबसे नीचे। डिडेंडम सर्कल को हम लोग रूट सर्कल भी बोलते हैं। तो इन दोनों सर्कल के मध्य में एक सर्कल खींचा जाता है जो एक काल्पनिक सर्कल होता है। इनके बीच में एक सर्कल खींचते हैं जो एक काल्पनिक सर्कल होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिच सर्कल के नाम से। किस नाम से, पिच सर्कल के नाम से। और वहीं पे अगर बात की जाए, देख रहे हैं यह जो हमारा सबसे नीचे, इसके इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा एक और सर्कल हमारा चल रहा है, ये वाला। ठीक है, सबसे नीचे तो हमारा अडेंडम डिडेंडम सर्कल हो गया, लेकिन इससे थोड़ी सी ऊपर एक और सर्कल चल रहा है। यह सर्कल क्या होता है, हमारा जो अगला दाता मिलता है इस गियर से ना, तो यहीं तक आता है, बिल्कुल नीचे रूट तक टच नहीं करता है। तो यह जो हमारा सर्कल होता है ना, इस वाले जो इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा है, इसको हम लोग बेस सर्कल, बेस सर्कल या फिर कहीं कहीं पे क्लियरेंस सर्कल भी बोलता है, क्लियरेंस सर्कल। ठीक है, इतना हो गया। बात करें अडेंडम डिडेंडम की, तो देखिए ये जो पीच सर्कल है, पीच सर्कल से अडेंडम सर्कल तक ये जो सीधी दूरी होती है ना, ये हमारा अडेंडम कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिर्फ अडेंडम कहलाएगा, सर्कल सिर्फ अडेंडम।
अडेंडम सर्कल से पिच सर्कल तक की सीधी दूरी अडेंडम कहलाएगा, और पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल तक की सीधी दूरी डिडेंडम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिडेंडम कहलाएगा, डिडेंडम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लैंक दे रखा है, तो फ्लैंक वाला भी देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये जो दाता है ना, तो यहाँ पे क्या हमारा पिच सर्कल है, तो पिच सर्कल से यहाँ से दाते को आधा आधा में बांट दिया जाता है ऐसे। अब क्या होगा, दाते का जो ऊपरा हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा या फेस कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो फ्लैंक कहलाएगा। ऊपर फेस नीचे फ्लैंक। फेस की विड्थ क्या होती है, तो यह फेस भाई यहाँ से यहाँ तक हमने ले रखा ना, तो वही यहाँ से आप क्या करोगे, इससे आप लाइन खींच लीजिए। ये जो चौड़ाई है ये हमारा क्या होता है, फेस विड्थ होता है, मतलब फेस की चौड़ाई होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन क्या है। यहाँ पे इसको पूछ रखा था, सबसे नीचे वाले सर्कल को पूछा था। सबसे नीचे वाला सर्कल क्या है, रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में रूट सर्कल है, डिडेंडम नहीं दिया, तो रूट सर्कल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लैंक क्या है, फ्लैंक किया वाला हिस्सा है। फेस विड्थ क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो फेस की चौड़ाई हुई है फेस विड्थ है। अडेंडम क्या है, तो देखिए अडेंडम सर्कल से पिच सर्कल तक की जो सीधी दूरी है, रेडियल दूरी है, वही हमारा अडेंडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है, कि हम लोग जॉकी पुली क्यों यूज करते हैं। देखिए ये बेल्ट ड्राइव दिखाया गया है, तो बेल्ट ड्राइव में मैंने आपको बताया था जो छोटी पुली होती है इसमें वो ड्राइवर पुली की काम करती है, और यह जो बड़ी होती है ड्रिवेन पुली का, मतलब ये छोटी वाली चलाती है, बड़ा वाला चलता है इसके माध्यम से। ठीक है, और इसमें हमेशा जो स्लैक साइड रहता है वो ऊपर के साइड रखा जाता है। स्लैक साइड कहाँ रहता है, ऊपर के साइड रखा जाता है। और जो जॉकी पुली होगा हमेशा ड्राइवर पुली के साइड रखते हैं, या कह लीजिए छोटी पुली के साइड रखते हैं, या कह लीजिए स्लैक साइड लगाते हैं। तो ये जॉकी पुली, यही जो छोटी वाली नहीं, ये जॉकी पुली है। जॉकी पुली क्यों लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऊपर के साइड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो हमारा है ड्राइवर पुली वो इधर को घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ऐसे घूमेगा, ऐसे आप इसको घुमाओगे, तो इमेजिन कीजिए ऐसे जब ये घूमेगा, सॉरी ठीक है, जब ये ऐसे घूमेगा यहाँ पे ना, तो नीचे वाला हिस्सा तनाव में आएगा, मतलब टेंशन में आएगा। बेल्ट का यह वाला हिस्सा टेंशन में आएगा, और ये आगे को घूमेगा, तो ये पुली हमारी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जब इधर नीचे का तनाव में आएगा, तो ऊपर जाकर के क्या होगा, लूज हो जाएगा। इसलिए नीचे वाले साइड को हम लोग टेंशन साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनाव में रहता है, इसलिए टेंशन साइड कहलाता है। और ऊपर वाला साइड जो बेल्ट का होता है, इधर को जो जा रहा है, यह हमारा ऊपर वाला साइड ही क्या कहलाता है, स्लैक साइड कहलाता है। स्लैक का मतलब होता है लूज, स्लैक साइड। ठीक है, और इधर ही हमारा ये क्या लगा हुआ है, यही छोटी हमारे क्या लगी हुई है, जॉकी पुली लगी हुई है। तो जॉकी पुली क्या करता है, जब ये स्लैक साइड जाता है तो हमारा बेल्ट लूज ना रहे, तो यह इसको दबा दिया। वैसे सीधा रहता लूज होता, तो इसने दबा दिया ऐसे। अब ये बेल्ट ऐसे हो गया तो टाइट हो गया, तो मतलब टेंशन बनाए रखने के लिए, ऊपर भी हमारा लूज ना हो, टेंशन बना रहे, तनाव बना रहे, इसके लिए हम लोग अलग से जॉकी पुली यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू मेंटेन द टेंशन, तनाव को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेंगना और फिसलने के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग गति संचालित करेगा। इंग्लिश वर्ड देखिए, विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। ठीक है, मतलब कौन सी हमारी इसमें से ड्राइव है ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे, एक निश्चित वेग पे चलेगी, उसका वेग कम ज्यादा ना हो। जो पावर ट्रांसमिट करे एक निश्चित वेग पे पावर ट्रांसमिट करे, और जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसमें स्लीपेज भी ना हो। लिखा ना, क्रीप भी ना हो और स्लीपेज भी ना हो, मतलब रेंगे और फिसले भी ना। लिखा ना के बिना, क्या है, विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज, ना क्रीप हो ना स्लीपेज। स्लीपेज का मतलब वो बेल्ट स्लिप ना करे, और क्रीप का मतलब क्या हो, क्रीप का मतलब रेंगना, या कह सकते हैं आप धीरे धीरे चलना, मतलब स्पीड उसकी धीरे धीरे ना हो, मतलब स्पीड भी ज्यादा हो, धीरे धीरे ना। क्रीप का मतलब क्या, रेंगना, या कह सकते हैं धीरे धीरे चलना। क्रीप का मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। तो देखिए हम ध्यान से देखते हैं, रोप ड्राइव, ये जो हमारा फिगर दिख रहा है रोप ड्राइव का, आप लोग देख रहे होंगे, किसका फिगर है, रोप ड्राइव पे। यहाँ पे देखिए रोप यूज किया गया, यहाँ पे जो रोप पुली यूज की गई है, पुली में हमारा ग्रुप्स कटा होता है लगभग 45 डिग्री पे। ठीक है, रोप ड्राइव में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रुप्स हमारा यहाँ पे कटा होगा 45 डिग्री पे, और इस पे हमारी रोप चढ़ी होती है। यहाँ पे देखिए, इस पे देखिए, इस पे क्या, एक रस्सी एक रोप है। तो जो रोप ड्राइव होता है हमारा ना, रोप ड्राइव हमारा यूज किया जाता है जहाँ पे अधिक दूरी पे पावर ट्रांसमिट करना हो। कहां पे, अधिक दूरी पे जब पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम लोग रोप ड्राइव यूज करते हैं अधिक दूरी के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये रोप है ये इन पुलियों के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड में ये अधिक स्पीड में पावर तो ट्रांसमिट कर पाएगी, लेकिन दिक्कत है कि इसमें स्लिपेज रहेगा। भाई इस पे कितना भी चलेगा तो जब भी पावर ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, तो क्या स्लिपेज बनेगा। और इसका हम लोग यूज करते हैं विभिन्न ऊंचाइयों पर भी,
विभिन्न ऊंचाइयों पर पावर ट्रांसमिट करना, क्योंकि रोप ड्राइव इस खांचे के अंदर चली जाती है तो स्लिप कर मतलब बाहर फिसल के निकलने का चांस कम रहता है। वेग जो होता है वो हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उसमें स्लिपेज हो सकता है पर बाहर स्लिप करके नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें खांचा कटा होता है। तो फिर हमारे विभिन्न ऊंचाइयों पर अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना हो तो उस केस में भी हम लोग रोप ड्राइव यूज करते हैं। तो ये रोप वाला हो गया। तो हम लोग इसको सही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पीड में तो यह पावर ट्रांसमिट करेगा लेकिन दिक्कत है कंटिन्यू उतना सही पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा बिना स्लिपेज के, क्योंकि भाई इसमें फिसलन होगी, स्लिप होगा, बेल्ट स्लिप करेगा, रोप है तो रोप भी स्लिप करेगी। ठीक है। गियर ड्राइव, तो देखिए यह वाला फिगर जो है हमारा गियर ड्राइव का, अरे सॉरी यहां से लेंगे ना, यह जो फिगर हमारा गियर ड्राइव का देख रहे हैं यहाँ पे दो गियर है हमारे पास, एक गियर यह है, एक गियर यह है। जो हमारा बड़ा वाला ड्राइविंग गियर, छोटी वाली ड्राइविंग गियर, मतलब जो चला रही है वो छोटी वाली, बड़ी वाली इसके सारे चल रही है। तो दोनों में क्या है, दोनों विपरीत दिशा में। देखिए अगर यह क्या है, अगर ये इधर को घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो यह क्लॉकवाइज। अब तो दोनों गियर जो आपस में फंस कर चलती है वो विपरीत दिशा में घूमती है। अगर दोनों गियर को सेम डायरेक्शन में चलाना है तो उस केस में भी इन दोनों के बीच में एक तीसरी गियर हमें यूज करना पड़ता है, जिसे आइडियल गियर कहते हैं। चलिए, तो यहां पे हो गया हमारा गियर। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, स्लिपेज होगा इसमें? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो दांतें हैं एक दूसरे में फंस करके चल रहे हैं। जब दांतें फंस करके आपस में चलेंगे तो स्लिपेज का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इसमें बोला था रेंगना भी नहीं चाहिए, क्रीप एंड स्लिपेज, विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। स्लिप तो नहीं हो रहा लेकिन क्रीप मतलब धीरे धीरे। तो आपको मालूम गियर बहुत ज्यादा स्पीड में हमारा जो है पावर ट्रांसमिट नहीं करता, गियर धीरे धीरे चलता है। तो जबकि हमें धीरे धीरे नहीं चलाना, तेज चलाना है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी सही नहीं कर सकते। अब क्या बचा, पुली ड्राइव। तो देखिए यह जो फिगर है हमारा किसका है, पुली ड्राइव का। यह वाला फिगर किसका है, पुली बना हुआ है। पुली वाले जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जो ऊपर वाला सबसे हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिम बोलते हैं। यह जो यहाँ पे आर्म्स है, जो यहाँ पे नीचे वाला क्या है, देखिए ऊपर वाले जो राउंड बना हुआ है उसको रिम बोलते हैं, जिसपे बेल्ट चढ़ाया जाता है। और जो हिस्सा शाफ्ट पे चढ़ा होता है उसको हब बोलते हैं। जो हिस्सा, जिस हिस्से पे बेल्ट चढ़ाया जाता है उसे रिम बोलते हैं, जो हिस्सा शाफ्ट पे चढ़ा होता है उसे हब बोलते हैं। रिम और शाफ्ट को जोड़ने के लिए जो इस तरह से बनाया गया था, आपस में जोड़ा गया होता है, इनको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी पुली ड्राइव। पुली ड्राइव पे भी क्या होगा, बेल्ट के द्वारा जब चलेंगे तो बेल्ट स्लिप करेगा ना, स्लिपेज होगा। तो जबकि यहाँ बोला स्पीड तो बनी रहेगी लेकिन स्लिपेज होगा, तो कंटिन्यू स्पीड कहां बन पाएगी, निरंतर। यहाँ बोला है ना कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी स्थिर हो, लेकिन जब स्लिप करेगा तो वेलोसिटी कभी कम कभी ज्यादा होगा। तो इसमें भी ये संभव नहीं है, तो पुली ड्राइव भी सही नहीं होगा। लास्ट बचा क्या, चेन ड्राइव। चेन ड्राइव का यह फिगर है जो आपको दिख रहा है, यह हमारा किसका है, चेन ड्राइव का। तो देख रहे हैं एक हमारा इधर स्पॉकेट हो गया, स्पॉकेट है दो, और इन पे चेन चढ़ा दिया गया। तो चेन ड्राइव में क्या होता है कि चेन ड्राइव हमारा एक तो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी दांतें बने हैं और चेन के अंदर खांचा कटा होता है, आपस में फंस करके चलेंगे तो स्लिप होने का चांस नहीं है। और चेन ड्राइव स्पीड में भी चलता है। आपने देखा होगा बाइक वगैरह में, बाइक में क्या होता है भाई, आगे पीछे हमारे गियर जहां चेंज करते हैं वहां पे क्या लगा होता है, स्पॉकेट लगा होता है, और वहां पे देखेंगे चेन चढ़ा रहता है, बाइक में चेन चढ़ा रहता है ना। और बाइक आप जिस स्पीड पे ले जाते हैं कंटिन्यू अगर 60 पे ले जाते हैं तो 60 पे चलती है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती है और स्लिप भी नहीं करता है। तो इसका मतलब यह चेन ड्राइव में ही संभव है कि बिना क्रीप के, विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज, कंटिन्यू वेलोसिटी पे चल सके, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल सके, कांस्टेंट के बाद। ठीक है, तो चेन ड्राइव यहां पे सही हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण रूप से संरेखण में ला सकता है। देखिए किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के छोर को, क्या है, विच कपलिंग प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन बिटवीन द टू शाफ्ट। देखिए ये पूर्ण रूप से संरेखण में ला सकता है, या हिंदी इसमें थोड़ा अलग हो गया है, इंग्लिश वाला पार्ट देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है विच कपलिंग प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट, दो शाफ्टों के बीच में रिजिड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत भी पूर्ण रूप से संरेखण में रहे, अलाइंड में रहे, और उनमें मिस अलाइनमेंट ना हो। रिजिड कनेक्शन मतलब कठोर रूप से जो जुड़ जाए, वह कौन है, देखिए वो होता है हमारा क्या, फास्ट कपलिंग। हम लोग फास्ट कपलिंग को ही रिजिड कपलिंग के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी याद रखिएगा। इसी को हम लोग रिजिड कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। फास्ट कपलिंग को ही हम लोग क्या, रिजिड कपलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा विच कपलिंग, इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। विच कपलिंग प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट, किस प्रकार का कपलिंग दो शाफ्टों के बीच में रिजिड कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक है,
पूर्ण संरेखण यहाँ लिखा था। तो देखिए रिजिड कनेक्शन जो दृढ़ता पूर्वक आपस में जोड़ता हो तो वह कौन सा होता है, वो फास्ट कपलिंग होता है, जिसे हम लोग रिजिड कपलिंग के नाम से जानते हैं। फास्ट कपलिंग या रिजिड कपलिंग, फास्ट कपलिंग या रिजिड कपलिंग क्या है, तो जो हम लोग फ्लैंज कपलिंग पढ़ते हैं ना, वह भी इसी का। मप कपलिंग हमने पीछे मैंने आपको फिगर दिखाया था, मप कपलिंग हो गया, फ्लैंज कपलिंग हो गया। फ्लैंज कपलिंग में क्या होता है, दोनों शाफ्टों पे एक एक फ्लैंज टाइट कर दिया जाता है, फिर बोल्टों के द्वारा उन फ्लैंजों को आपस में टाइट कर दिया जाता है। तो रिजिड कनेक्शन हो गया ना, अब उसमें क्या होगा, थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो वही होता है रिजिड कनेक्शन, रिजिड कपलिंग या फास्ट कपलिंग में हमारा मप कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, ये सब फास्ट या रिजिड कपलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और आप फिगर से भी पकड़ सकते हैं, सॉरी इंग्लिश वाले से, कि रिजिड कनेक्शन किसके बीच में होगा, तो रिजिड कपलिंग में होगा। तो हमें मालूम है कि फास्ट कपलिंग को रिजिड कपलिंग भी कहते हैं। बाकी क्लैम कपलिंग क्या है, तो ये वाला फिगर क्लैम कपलिंग का है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। जब दो शाफ्टें पूर्ण रूप से अलाइनमेंट में हो, टेक्सटाइल मींस कपड़ों की मिल में इनका यूज किया जाता है। और सेफ्टी कपलिंग हमने बात किया था, सेफ्टी कपलिंग को क्या कहते हैं, स्लिप कपलिंग भी कहते हैं। पीछे स्लिप कपलिंग के नाम से था, अभी से देखिए सेफ्टी कपलिंग के नाम से आ गया। तो स्लिप कपलिंग या सेफ्टी कपलिंग दोनों एक ही है। कैसे वर्क करती है जस्ट पीछे मैं बता रखा हूं, वहां देख लीजिएगा आप लोग। यूनिवर्सल कपलिंग क्या है, तो ये वाला जो फिगर है ये यूनिवर्सल कपलिंग का है। यूनिवर्सल कपलिंग में देखिए वही चीज है, दो फॉर्क, इसमें क्या है ऐसे ऐसे फॉर्क बना हुआ है, और इसमें देखिए ऊपर और नीचे फॉर्क बना हुआ है, यहाँ होल और इसमें ऊपर होल। इनके बीच में क्या होगा, ऐसे क्रॉस टाइप का बना हुआ रहता है इसका, ठीक है। जो यह नीचे ऊपर है तो इन दोनों होल में चला जाएगा, और साइड वाले होल में जाने के लिए ये दोनों चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग, या मैंने इसे एक और नाम बताया था हुक कपलिंग कहते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में प्रोपेलर वाहन शाफ्ट पे करते हैं, ठीक है, जहां पे रियर व्हील ड्राइव होता है। 40 डिग्री तक के डिफ्लेक्शन को यह सहन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि कौन सी पुली होती है जो विभिन्न ऊंचाई पर, और क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग दूरी पर। तो यह देखिए फिगर में भी आपको पता चल जाएगा, मैंने बताया था रोप पुली, जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। रोप पुली में यही था ना, क्या बोल रहा है कि विभिन्न ऊंचाइयों पर, देखिए इससे एक यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, एक यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे सब पुली क्या अलग अलग ऊंचाई पर हो गई, और अलग अलग दूरी पर। देखिए इससे इसकी दूरी अलग है, इससे इसकी अलग दूरी है, इन दोनों की आपस में अलग दूरी है, इन दोनों की आपस में अलग अलग दूरी है। मतलब विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग दूरी पे अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो किसके द्वारा संभव हो पाया है, रोप ड्राइव के द्वारा संभव हो पाया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लैट पुली क्या है, तो देखिए यह फ्लैट पुली है, अभी मैंने जस्ट इसके पीछे इसके बारे में बता दिया था। इस पे हम लोग नॉर्मल बेल्ट वगैरह चढ़ा करके इसकी यूज करते हैं। भी ग्रुप पुली, तो यह वाले जो पुली है देखिए भी ग्रुप पुली है, क्या है, यह इसका सामने से फिगर दिया खाया गया है, ये ऊपर भी ग्रुप का मतलब इसमें भी ग्रुप, इस पुली में भी ग्रुप के खांचे कटे होते हैं। जितने खांचे कटे होंगे उतने वी वेल्ट लग जाएंगे। इसमें कितने, 1 2 3 खांचे कटे हैं ना, देखिए 1 2 3 खांचा कटा है, मतलब इसमें 3 वी वेल्ट एक साथ लग जाएगा। यह जो वी ग्रुप पुली होती है ना, वी वेल्ट के लिए यूज की जाती है। किसके लिए, जो वी वेल्ट हमारा होता है ना, वी वेल्ट का एंगल जो होता है हमारा 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। कई बार अभी पूछ लेता है, तो वी वेल्ट का एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री रहता है, और वी वेल्ट को हम लोग इस पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे इसकी आकृति देख रहे हैं, इसमें जो ये ग्रुप कटा हुआ कैसी आकृति है, इस टाइप से है। और वी वेल्ट का भी हमारा क्या होता है, आकृति ऐसे ही तो होता है, ट्रेपेजियम। तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर ऐसे आकर के फंस जाता है वी वेल्ट का। तो वी ग्रुप पुली वी वेल्ट के लिए यूज की जाती है। उसके बाद लास्ट क्या है, फास्ट एंड लूज पुली। तो ये तो हम लोग जस्ट अभी पीछे देखे हैं कि भाई फास्ट एंड लूज पुली कहाँ यूज किया जा रहा था, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। ये मैंने आपको पीछे बता रखा था कि इधर वाले हमारे क्या है, फास्ट पुली, लूज पुली, साइड से पूछेगा तो क्राउन पुली, और इधर दोनों जो पुली होती है फ्लैट पुली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि बेल्ट फास्टनर का नाम बताएं, तो यह कौन सा बेल्ट फास्टनर है। तो देखिए वायर टाइप नहीं, वायर टाइप में वायर लगा होता है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। यह क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपस में यह वायर टाइप से इनको आपस में सिल दिया गया था, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर हो जाएगा। यह कहाँ यूज होता है, लाइट ड्यूटी मशीनों में। यह भी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि लाइट ड्यूटी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर यूज करते हैं। और जैक्सन और क्रिसेंट, यह दोनों जो बेल्ट फास्टनर होते हैं ना, यह दोनों हमारे कहाँ होते हैं, मीडियम ड्यूटी मशीनों में, लाइट ड्यूटी में और ये मीडियम ड्यूटी में, मध्यम वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें जैक्सन कौन सा है, तो देखिए यह वाला जो फिगर है ये जैक्सन का है। जैक्सन वाले में देखिए नॉर्मल चेन की तरह दिख रहा है, इनके द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है, तो जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर हो गया। क्रिसेंट प्लेट, देखिए नाम में क्या प्लेट आ गया, तो यहाँ पे फिगर में देखिए क्या दोनों चेन टाइप के बीच में लंबी सी सब प्लेट बन जा रही है, तो लंबी लंबी प्लेट प्लेट टाइप की दिख रही है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
क्रिसेंट प्लेट टाइप फास्टनर हो जाएगा। एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, तो यह फिगर किसका है, एलिगेटर टाइप का, अभी जस्ट पीछे आया हुआ था, हमने बात भी किया था कि कंगीनुमा हमारा फास्टनर होता है। सबसे ज्यादा यही उद्योगों में प्रचलित भी है, इंडस्ट्री वगैरह में सबसे ज्यादा यही बेल्ट फास्टनर यूज किया जाता है। इसमें जो फास्टनर होता है हमारा स्टील की सीट का बना होता है, जबकि यह जो पिन होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना का सूत्र क्या है। ओपन बेल्ट की जो गणना का सूत्र होगा, देखिए वो होगा यह जो ऑप्शन सी है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। L इक्वल टू डी प्लस डी अपॉन 2 इंटू 3 सही 1/7 का मतलब है कि 7 तरीके 21 22/7 कही या 3 से 1/7 लिखी, दोनों की बात है, प्लस 2x। यह फार्मूला है ओपन बेल्ट की गणना का ना। देखिए ओपन बेल्ट होता है और क्रॉस वाला भी होता है। क्रॉस बेल्ट क्या बोला है कि यदि केंद्र दूरी x है, ओपन बेल्ट कब बोलते हैं, देखिए जब यह पुली हमारी एक पुली यह हो गई और दूसरी पुली यह हो गई और दोनों पैसे नॉर्मल बाहर वाला जब हमारा बेल्ट चढ़ा होता है तो दोनों एक ही दिशा में घूमती भी हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओपन बेल्ट हो जाता है। और इनमें केंद्र की दूरी x, मतलब इन दोनों पुली का जो सेंटर हो गया, इनके बीच का दूरी कह रहा है क्या है, इनके बीच का दूरी x है। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया ना, जब ऐसे होता है तो ओपन बेल्ट ड्राइव कहलाता है। तो इनके केंद्र के बीच की दूरी x है, तो इस पे जो हम लोग बेल्ट चढ़ाएंगे, इस पे बेल्ट चढ़ाने के लिए जो चढ़ाई जाएगी उस बेल्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यही फार्मूला है बेल्ट की लंबाई निकालने के लिए, d प्लस डी अपॉन 2। जो कैपिटल D है वो बड़ी वाली पुली का व्यास है, जो स्मॉल d है वो छोटी वाली पुली का व्यास है, ठीक है। और जो x है यह दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। अगर यहीं पे बोल दे क्रॉस बेल्ट के लिए, देखिए क्रॉस बेल्ट कब बोलेंगे, ठीक है, क्रॉस बेल्ट कब बोला जाएगा, ये किया हो गया हमारे पास, ये किया हो गया, और दोनों क्या, इसका बेल्ट इस पे चला जाए और इसका बेल्ट इस पे चला जाए, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस बेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यह क्रॉस बेल्ट ऐसे सिंपल है, तो ओपन बेल्ट, ऐसे क्रॉस में बेल्ट है तो क्रॉस बेल्ट। ओपन बेल्ट में क्या होगा, अगर हमारी पुली या इधर को इधर चले, एंटी क्लॉक चली, तो यह ऐसे जब चलेगी तो बेल्ट इसको इधर को खींचेगा और यह पुली भी ऐसे चलेगी, दोनों की दिशा सेम। जब दोनों पुली को सेम दिशा में घुमाना हो तो ओपन बेल्ट ड्राइव, जब दोनों पुली को विपरीत दिशा में घुमाना हो तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। जैसे अगर इस समय क्या होगा, अगर यह क्लॉकवाइज चलेगा, देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा, तो ऐसे खिंचाव में आएगा, तो ये किधर को चलेगा भाई, जब इसको आप ऐसे खींचोगे, इधर से ऐसे खींचोगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर पे इस पे लपटाएगा, और ये खिंचाव में जब खींचोगे तो ये उधर को घूम जाएगा, मतलब दोनों पुली विपरीत दिशा में, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सेम दिशा में तो ओपन बेल्ट ड्राइव। तो अगर हमसे क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या पूछता, बेल्ट की लंबाई पूछ लेता, कैपिटल C अपॉन 2 प्लस स्मॉल c अपॉन 2 प्लस 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता। दोनों हमें याद रखते हैं। हमसे ओपन बेल्ट का पूछा था, हम लोग क्रॉस बेल्ट का भी देख लेते हैं। देखिए मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं आप लोग बार बार बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह बस चेंज करने की कोशिश करें तो क्या चेंज करेगा। अब यहाँ पे आपसे ओपन बेल्ट का पूछा था तो क्रॉस वाला पूछ लेगा, इसीलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं कि बाई चांस आपके क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस नहीं बदलने वाला ना, क्वेश्चन बदल सकता है, कि क्वेश्चन भी बदले तो आप लोग क्वेश्चन कर ले जाओ, ये फायदा रहेगा हम लोग की क्लास ऐसे डिटेल में पढ़ने की वजह से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कैपिटल C था, यहाँ पे स्मॉल c था, तो यह क्या है, जो हमारा कैपिटल C का मतलब हो गया बड़ी पुली का परिधि का, ठीक है, बड़ी पुली की परिधि क्या है, स्मॉल c का मतलब छोटी पुली की परिधि, ठीक है, और x का मतलब दोनों पुलियों के केंद्र के बीच की दूरी, क्या हो जाएगी, x हो जाएगा। कैपिटल R मतलब बड़ी पुली की त्रिज्या, स्मॉल r मतलब छोटी पुली की त्रिज्या। ये सारी डिटेल भी बता दिया मैंने कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इस पुली के प्रकार का नाम बताइए, कौन सी पुली है, मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, मैंने नाम भी बताया था आपको। ऊपर वाले हिस्से को जिसपे बेल्ट चढ़ाते हैं हम लोग रिम बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा जो शाफ्ट पे चढ़ाया जाता है उसको हम लोग हब बोलते हैं, और रिम और हब को जिसके द्वारा जोड़ा जा रहा है इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं कौन सी पुली है, बिल्कुल फ्लैट दिख रही है, फ्लैट पुली है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टेप पुली, ये वाला फिगर यह भी हम लोग को पहले आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने स्टेप कटे होते हैं, देखिए 1 2 3 स्टेप है,
तो ये 3 अलग अलग प्रकार की गतियां हमें प्रदान कर सकती है। और जो स्टेप पुली होता है उनमें जो स्टेप कटे हुए पुली होते हैं उन दोनों को हमेशा विपरीत दिशा में यूज किया जाता है। विपरीत दिशा मतलब इसमें देखिए पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा है, इसमें पहले बड़ा फिर छोटा, मतलब दोनों पुलिया स्टेप पुली जोड़े में यूज किए जाएंगे और एक दूसरे की विपरीत यूज की जाएंगी, और जितने स्टेप उतनी ही गतियां प्राप्त होंगी। तो यह हो गया हमारा क्या, स्टेप पुली हो गया। उसका वी ग्रुप पुली, तो यह वाला जो है हमारा यहाँ पे वी ग्रुप पुली है, इसका भी मैंने आपको बताया कि जो लगभग 45 डिग्री पे एंगल कटा होता है, और यह यूज किया जाता है किसके लिए, वी बेल्ट ड्राइव के लिए। जो वी बेल्ट होते हैं वो वी ग्रुप पुली पे चढ़ाए जाते हैं, और जितने खांचे, मान लीजिए अगर सिर्फ एक खांचा कटा होता तो एक वी बेल्ट लगता, इसमें 1 2 3 खांचे हैं तो 3 वी बेल्ट लगेंगे, तो यह और ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगा। उसके बाद आता है फास्ट एंड लूज पुली, यह वाला हमारा फास्ट एंड लूज पुली है। पहले के समय में मैंने बताया जब पट्टों का जंजाल बिछा होता था, सेल्फ मतलब अब तो क्या हर एक मशीनों को चलाने के लिए, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, तो हर एक मशीन को चलाने के लिए उसका अलग अलग मोटर बना दिया गया। पहले एक बड़ी सी मोटर होती थी जो एक शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करती थी, फिर उस शाफ्ट से कई सारी मशीनों को कनेक्ट करके चलाया जाता था, तो वहां पट्टों का जंजाल बिछ जाता था। किसी एक मशीन को बंद करने के लिए हमें पूरी मेन मोटर को बंद करना होता था, सारी मशीनें बंद हो जाती थी। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, फास्ट एंड लूज पुली का सिस्टम बनाया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कह रहा है कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, मतलब जिसमें आवाज नहीं आती है, विच गियर रन मोर साइलेंटली। ठीक है, जो बहुत शांति से चलता है, जिसमें आवाज कम आती है, वो कौन सा गियर है। तो देखिए पहला गियर है स्पर गियर। देखिए जो स्पर गियर है और यहाँ पे हेलिकल गियर है, ये दोनों गियर जो है हमारे पैरेलल पावर ट्रांसमिट करते हैं, मतलब समांतर तार पे पावर ट्रांसमिट करते हैं। कौन से, स्पर गियर वाले और हेलिकल गियर वाले। डिफरेंस क्या है, पहले मैं फिगर दिखा दूं आप लोग। जो स्पर गियर का फिगर है वो यह वाला है, कहां यूज किया जाएगा, देखिए यह शाफ्ट दोनों शाफ्ट समांतर में। जब दो शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर में हो, तो वहां पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग स्पर गियर यूज करते हैं। और वहीं बात किया जाए किसका, हेलिकल गियर का, तो यह हेलिकल गियर का फिगर है। हेलिकल गियर में भी वही होता है, जब दो शाफ्ट हमारे क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तब पावर ट्रांसमिट करने के लिए। अब बात आएगी कि यार ये तो दोनों सेम बात हो गई, यह भी जो है पैरेलल में पावर ट्रांसमिट करने के लिए समांतर शाफ्ट पे, और यह भी समांतर शाफ्टों पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए हो गया। डिफरेंस क्या है, तो जो हमारा स्पर गियर होता है ना, स्पर गियर में जो दांते कटे होते हैं, दांते कटे हुए आपको दिख रहे होंगे। दांते कैसे कटे होते हैं, तो यह जो शाफ्ट है, शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल रहते हैं, दांते बिल्कुल सीधे हैं और शाफ्ट के एक्सिस की दिशा में ही, जो हमारे शाफ्ट की एक्सिस है ना, उसी के पैरेलल कटे हुए हैं, तो ये हमारा स्पर गियर हो गया। जबकि हेलिकल गियर में क्या है, इसके दांते तिरछे काट दिए जाते हैं, उसके एक्सिस से एक कोण पर काट दिया जाता है। देख रहे हैं ना, इसका एक्सिस ये हो गया, लेकिन दांते कैसे, तिरछे कटे हुए हैं। दांते कैसे कटे हुए हैं, तिरछे कटे हुए, जबकि इसके दांते एक्सिस के समांतर ही थे, कह लीजिए, और उसके सीधे में क्या, सीधा दांता कटा हुआ था, और यहाँ पे तिरछा दांता किसी कोण पर काट दिया गया है, तो हेलिकल गियर कहलाएगा। ठीक है, अब फर्क क्या होगा, जब हमारा दांता सीधा कटा होगा, तो जब गियर हमारी चलेगी ना, तो लगभग सही प्रकार से देखा जाए तो एक ही दांता, दो दांता फंस करके चलता है। जो इस पर गियर होता है तो एक ही दांता फंस करके चलता है, इस वजह से एक तो पावर भी कम ट्रांसमिट होती है, दांते के टूटने का भी चांस होता है, प्लस आवाज भी ज्यादा आती है इस पर गियर में। लेकिन हेलिकल गियर में क्या किया हमने, दांते को अक्ष से कोण पर काट दिया, जिस वजह से 2 या 3 दांते आपस में फंस करके चलने लगते हैं, जिससे पावर भी अच्छे से ट्रांसमिट होती है, प्लस आवाज कम आता है। जब 2-3 दांते आपस में फंस करके चलते हैं तो क्या होता है, आवाज कम आता है। तो हेलिकल गियर में ही होता है कि जो हमारे दांते होते हैं वो अक्ष से एक कोण पर काट दिए जाते हैं, जबकि इस पर गियर में अक्ष से समांतर ही काटे जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी पैरेलल शाफ्ट पे यह भी पावर ट्रांसमिट करेगा, पैरेलल पे यह भी करेगा। क्वेश्चन में पूछा था शांति से कौन चलेगा, तो हमें पता चला कि भाई ये दांते तिरछे काटने की वजह से 2-3 दांते एक बार में फंस करके चलने लगते हैं, इस वजह से ज्यादा शांति से चलता है। तो ऑप्शन डी से जाएगा भी हेलिकल गियर जो है हमारा वो ज्यादा शांति से चलता है, इसमें आवाज कम आती है। बाकी बात करें माइटर गियर की, बेवल गियर की, तो देखिए बेवल गियर हो, माइटर गियर है, हाइपोइड गियर है, मैंने बताया था यह तीनों गियर ही बेवल गियर के ही रूप है। इनको कैसे पहचानते हैं, तो जब शाफ्टों में यहाँ पे पैरेलल शाफ्ट है, जब हम लोग समांतर शाफ्टों पे पावर ट्रांसमिट कर रहे थे तो इस पर गियर था, हेलिकल गियर था। लेकिन जब हमारे जो पावर हो कैसे ट्रांसमिट हो रही हो, किसी एंगल पे हो रही है, जो दोनों हमारी शाफ्ट होंगी उनकी जो एक्सिस होगा किसी एंगल पर होगा, या हम जब पावर किसी कोण पर किसी एंगल पे ट्रांसमिट कर रहे हो, या गति की दिशा बदल जा रही हो, तो वो हमारा बीवेल गियर के अंतर्गत आता है। बीवेल गियर में जो गियर यूज किए जाते हैं ना, वो शंकु का छिन्नक यूज किया जाता है। शंकु ऐसे होता है ना, ये हमारा क्या है, शंकु। शंकु का छिन्नक क्या होगा, इसको ऊपर से इतना हिस्सा काट दिया जाए, तो अब जो हिस्सा हमारा बचा यह शंकु का छिन्नक कहलाएगा। तो जो बीवेल गियर होते हैं, बीवेल गियर में क्या होता है, फ्रस्टम छिन्नक, तो शंकु के छिन्नक के रूप में बनाया जाता है, या कह लीजिए उनके फेस को तिरछा बनाया जाता है। तो ये जो बीवेल गियर है या माइटर गियर है, माइटर गियर भी बीवेल गियर का ही एक रूप है। माइटर गियर का यह फिगर है, माइटर गियर भी क्या है, बीवेल गियर का ही एक रूप है।
तो यहाँ पे देखेंगे बीवेल गियर, मैंने बताया कि इसका फेस कैसे तिरछा बनाया जाता है या शंकु के छिन्नक के आकार का। तो ये फिगर देखिए, पीछे चौड़ा आगे पतला, शंकु के छिन्नक के आकार का गियर है ना। और देखिए इसकी शाफ्ट ऐसे है और ये शाफ्ट ऐसे है, मतलब किसी एंगल पे पावर ट्रांसमिट की जा रही है। यही मैं आपको बता रहा था, समांतर शाफ्ट पे पावर नहीं ट्रांसमिट की जाएगी, बेवल गियर में किसी एंगल पे शाफ्ट पे किसी एंगल पर जो है पावर ट्रांसमिट होगी, प्लस जो गियर होंगे हमारे वो तिरछे उसके फेस बना दिए जाते हैं या शंकु के छिन्नक की आकृति के बना दिए जाते हैं। तो ये हमारा बेवल गियर हो गया। और माइटर गियर में क्या है, माइटर गियर भी बीवेल गियर का रूप है। इसका मतलब इसमें भी जो हमारी पावर ट्रांसमिट की जाएगी वह दोनों शाफ्ट किसी एंगल पर होंगे, लेकिन मैंने क्या बताया एंगल पे, लेकिन जो यह एंगल है कुछ भी हो सकता है, 70 80 90 120 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों शाफ्ट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, दोनों शाफ्टों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। यहां देखिए ये जो दोनों शाफ्ट है ना, ये एक शाफ्ट यूज की गई है, तो इसका जो एक्सिस है और एक शाफ्ट इसकी, दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। मतलब जो हमने गियर यूज किया उन दोनों की जो शाफ्ट है बीवेल गियर ही है, लेकिन बीवेल गियर में क्या हुआ, जो हमने दोनों शाफ्ट यूज किया किसी एंगल पे पावर ट्रांसमिट करना था, हमने 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट कर दिया। प्लस एक चीज और ध्यान रखना होता है कि जो इसमें दोनों गियर यूज किए गए हैं वो गियर कैसे हो, सिमेट्रिकल गियर हो। कैसे गियर हो, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, सममित। सममित गियर, सममित क्या होता है कि ऐसे गियर जो शेप और साइज में एक समान हो, एक तो उनकी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, प्लस वह गियर क्या हो, सिमेट्रिकल गियर, उन पे जो गियर यूज किया गया साथ पे वो सिमेट्रिकल हो, शेप और साइज में एक समान हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइटर गियर कहलाता है। बीवेल गियर का एक रूप होता है जिसे हम लोग माइटर गियर कहते हैं, जब उनकी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो जाए और जो दोनों गियर यूज किए गए हैं वो सिमेट्रिकल हो, मतलब शेप और साइज में एक समान हो। फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।